सर, जो शुरुआत में हमने बात की थी कि भारत का जो व्यापार है साउथ एशिया में, वो 4% से भी कम है, और दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा जो निर्यात बाजार है वो बांग्लादेश है। इसके बाद श्रीलंका है, नेपाल है। और आपने बताया कि किस तरह से इंडिया को एक्सेस देने में उनमें थोड़ी सी हिचक भी है, कि बिकॉज ऑफ साइज ऑफ इकोनॉमी एंड मेनी अदर थिंग्स। चाइना बावजूद इसके बड़ी मार्केट कैप्चर कर लेता है साउथ एशिया की, लेकिन इंडिया पीछे रह जाता है। क्यों हम इस को 4% से ऊपर नहीं बढ़ा पाए? 3.8% ये बताया जा रहा है ब्रुकिंग्स इंडिया की रिपोर्ट में। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने भी जब से ये इस चीज को देखा है, बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे साउथ एशिया में जी जितने भी देश हैं सबके सब इंडिया से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। जी तो अगर पॉलिटिकल उनके यहाँ किसी तरह की फीलिंग्स उठती हैं, वो उठती हैं इंडिया के बारे में, जी और उसमें वो सोचते हैं कि चाइना उनका पार्टनर है जिससे वो इंडिया से ज्यादा कंसेशंस ले सकते हैं। और अगर उनके यहाँ पॉलिटिकली या डेमोक्रेटिकली जो उनके पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको किसी तरीके से अपना ज्यादा सपोर्ट लेनी है, पॉपुलर सपोर्ट लेनी है, तो वो सोचते हैं चाइना कैन बी अ पार्टनर फॉर देम एंड इंडिया कैन बी क्रिटिसाइज्ड फॉर समहाउ spoiling their market conditions and to monopolize their markets। तो मैं समझता ये हूँ कि ये पॉलिटिकली जो साउथ एशिया का जिस तरीके से ये कन्फिगरेशन है, वो थोड़ा सा इसमें काम नहीं करता है। तो इसीलिए हम लोगों ने सजेस्ट किया कि इंडिया को ज़रूरत है आसियान के साथ में और छोटे कुछ देशों के साथ में, जैसे BBIN इनिशिएटिव हुआ कि भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल इनिशिएटिव, जो जहाँ पे ज़्यादा कनेक्टिविटी की जा सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की, तो उसमें हो जी सकता है कि फायदा पॉलिटिकल शायद डिफरेंसेस थोड़े कम हो पाएंगे और हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरीके से श्रीलंका के साथ में जी श्रीलंका के साथ 2013 तक काफी अच्छा था, लेकिन उसके बाद उनकी हमारे से इंपोर्ट पर काफी निर्भरता थी, लेकिन चाइना फिर बराबर का पार्टनर बन गया और उसने वो मार्केट को कैप्चर करना शुरू कर दिया। मैं मानता हूं कि चाइना के पास हमेशा से डीप पॉकेट्स रही हैं, वो ज्यादा जी पैसा लगा सकते हैं। और दूसरा जी उनका जो BRI इनिशिएटिव है, इट्स ए जी पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव। ये खाली इकोनॉमिक इनिशिएटिव नहीं है। इसमें जैसे वो चाहते हैं कि जितने भी कनेक्शंस बनाते जाएं यूरोप के साथ में और भी जी अफ्रीका के साथ में और सेंट्रल एशिया वगैरह में, सब जी चाइना सेंट्रिक होने चाहिए। तो एक तरीके से दे वुड लाइक टू रिप्लेस, जैसे यूरोप में मार्शल प्लान बनी गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, तो उनका जी BRI इनिशिएटिव इज फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू टू हाउ टू कैरी चाइना एज नंबर 1 इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर इन द वर्ल्ड। और उसके लिए वो चाहते हैं कि सब कनेक्शंस बैठें। और अगर वो कई प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने लगाई हैं, चाहे हम्बनटोटा हो श्रीलंका में, चाहे ग्वादार हो पाकिस्तान में, चाहे और भी प्रोजेक्ट जहाँ कहीं भी लगाए हुए हैं, तो वो उन कंट्रीज को जो है वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। वो लोग जो है पैसा कमाकर उसको वापस नहीं लौटा पा रहे हैं, उनको 7-8% उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो नहीं लौटा पा रहे हैं। तो चाइना ने उनमें अपने कंडीशंस ये लगा रखे हैं कि जो चाइनीज कंपनीज वहाँ पे ये इन्वेस्ट कर रही हैं, जी they can get administrative control over those areas, which means जैसे हमन टोटा एक एग्जांपल लें, तो वो 99 ईयर लीज पे उन्होंने वो चाइनीज कंपनीज को दे दिया है। तो एक तरीके से वो पॉलिटिकली शुरू में चाइना काफी तेजी से बढ़ा। जी हमारे सब देशों को, अफ्रीका के हों, एशिया के हों, सबको आवश्यकता थी इन्वेस्टमेंट्स की। और वर्ल्ड बैंक और IMF में जो पैसा मिलता था उसमें काफी कंडीशनैलिटीज होती थी। चाइनीज जो है बहुत इजीली पैसा देने को तैयार थे, क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव था, एक पॉलिटिकल जी पर्सपेक्टिव था। और दूसरा वो ये भी चाहते थे कि अगर उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ जाता है, सो दे जी विल बी एबल टू बैलेंस द वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस जो यहाँ पे चलते रहे हैं कॉलोनियल एक्सपीरियंसेस से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। तो वो चाहते थे कि उसको किसी तरीके से इस एरिया में वो आगे अपना इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ा सके। और वो, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि जब से ये कोविड हुआ है, जी तो एक तरीके से कोविड की सिचुएशन को लिया जाए, चाइनीज ने जो जिस तरीके से गलत मटेरियल सप्लाई किया है, जिस तरीके से साउथ चाइना सी में उन्होंने जो है अपने नेवल इंस्टॉलेशंस बनाने की कोशिश करी है, जी और जिस तरीके से उन्होंने जो है ताइवान पे, हांगकांग में और इंडिया में भी, लद्दाख में और रीजन्स में इंडिया के ऊपर भी उन्होंने कोशिश करी है अपने मसल फ्लेक्सिंग की। तो मैं समझता हूँ कि चाइना को जो है एक तरीके से सब जगहों से थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है। और मैं ये मानता हूं कि अब जो है आवश्यकता हो गई है कि बाकी सब देशों को मिलकर एक नए तरीके से अपना
एक नई फिलॉसफी बना के इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के लिए, और जो टेक्नोलॉजी जो नई हो सकती है नए उसमें फ्यूचर के लिए, उसको आगे ले जाने के बढ़ाने के लिए। और इंडिया, मैं समझता हूँ कि चूंकि इंडिया इसमें इन्वॉल्व नहीं था, इंडिया के अभी तक इस मामले में साउथ एशिया में जरूर थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग्स थी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अब जिस तरह से चाइना की फीलिंग चाइना के अगेंस्ट हुई हैं, अमेरिका के बारे में भी थोड़ा सा रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज ने एक्सप्लॉइट किया उन सब देशों को, तो मैं समझता हूँ जी। कि इंडिया कंपैरेटिवली ज्यादा फेवरेबल कंडीशन में है। हमको उस बात को साथ में लेके मानना होगा व्हेन वी डिसाइड अवर पॉलिसीज फॉर द फ्यूचर।